चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारा अगला पार्ट, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज हमारा टारगेट है हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? आप लोग रेडी हो? आपको इससे पहले मैं बता दूं कि आपको जो रिवीजन नोट्स मिले हैं ये वाले, ये रिवीजन नोट्स में अगर आप फास्ट ट्रैक पॉइंट्स देखोगे तो आपको एंड में पेज नंबर 41 पर आना है। पेज नंबर 41 वहां पर आपको फास्ट ट्रैक नोट्स मिलेगा। यस, आपको उस फास्ट ट्रैक नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आज का आपका होमवर्क है 1 से 43, फास्ट ट्रैक पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 43। मार्क कर लो 43 तक। यस, वहां तक आपको पढ़ना है। अब वो पढ़ते वक्त आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 दिखेगा। चैप्टर नंबर 1 में 3 कॉन्सेप्ट है जो हमने कवर नहीं किए, ना आपके सिलेबस में है, ना आपके सिलेबस में है, बट वहां दिया हुआ है। रीजन क्या है? यू नेवर नो इंस्टीट्यूट, कोई भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, तो बेटर रहेगा कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पहले सीपीटी में हुआ करता था अभी फाउंडेशन में नहीं है, उसको मैंने फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में डाला है। सबका ध्यान है क्या इधर? तो वो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, वो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है? 1 से 43 तक। अब 1 से 43 में 3 पॉइंट्स कौन से? मुझे लगा कि एटलीस्ट पूछोगे आप, तो आपके एक्सप्रेशन से समझ गया मुझे, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोलिए कौन सा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपको कुछ नहीं समझेगा बट पढ़ लेना उतने पॉइंट्स। दूसरा, इंडक्टिव मेथड। कौन सा? इंडक्टिव। तीसरा, डिडक्टिव मेथड। ये 3 पॉइंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट पॉइंट्स वहां पर दिए, जितना दिया है उतना सिर्फ पढ़ लो, ठीक है? यस, चलिए हम लोग बात करते हैं डिमांड चैप्टर के बारे में। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, हमने एक्सेप्शंस भी देखे, आपको याद होगा तो। एक्सेप्शंस पे हमने गिफन पैराडॉक्स पे बात किया था, उसके बाद आगे बढ़ना था हमें। व्हाट वाज गिफन पैराडॉक्स? जब जब प्राइस बढ़ेगा तो ये गिफन गुड्स का डिमांड बढ़ता है ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। याद आया? यस, दैट इज कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। सो यहां पर हो ऐसा रहा है कि आपका प्राइस बढ़ रहा है और आपका डिमांड भी बढ़ रहा है। बन गया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। यस, दूसरा आता है आपका कॉन्स्पिशियस गुड्स। वहां पे आप लिखोगे कॉन्स्पिशियस गुड्स का दूसरा नाम क्या रहेगा? प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं प्रेस्टीज गुड्स? डायमंड, लग्जरियस कार्स, ये सब प्रेस्टिजियस गुड्स है। और इन गुड्स की हद तक ऐसा होता है कि जब जब इनका प्राइस बढ़ता है इनका प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ता है और ऑटोमेटिकली इनका डिमांड और ज्यादा बढ़ता है। 1 करोड़ की गाड़ी जब 1.5 करोड़ की हो जाती है तो और ज्यादा प्रेस्टीज वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उसके बायर्स भी बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड? सो इस केस में कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स की हद तक जब जब प्राइस बढ़ेगा, आप लिखोगे वहां पर प्राइस अप एरो इज इक्वल टू प्रेस्टीज वैल्यू अप एरो इज इक्वल टू डिमांड अप एरो। होप यू अंडरस्टूड दिस। सबको समझा? तीसरा पॉइंट बोलता है फैशनेबल प्रोडक्ट्स। आप सबको पता है कि फैशनेबल प्रोडक्ट्स जब तक क्रेज में, जब तक फैशन में, तब तक दाम ज्यादा है मगर डिमांड भी ज्यादा होता है। आईफोन का नया मॉडल आया तो आप सबको पता है 6-8 महीने बाद सस्ता होने वाला है, मगर हम सब लोग कब बाय करते हैं? जब वो नया आता है तब, क्योंकि क्रेज होता है, फैशन में होता है। करेक्ट? 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद तो और भी कम होने वाला है उसका प्राइस, बट हम वेट करते हैं क्या? नहीं। फैशनेबल प्रोडक्ट जब तक फैशन में है तब तक प्राइस ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है साइकोलॉजिकल बायस। व्हाट इज साइकोलॉजिकल बायस? एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ आपका लाइकिंग कुछ ज्यादा ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नाइके पसंद है, सपोज मुझे सपोज बीइंग ह्यूमन पसंद है, तो क्या होगा? इनके दाम बढ़ने के बावजूद भी मैं उसी को खरीदूंगा क्योंकि मैं उस ब्रांड की तरफ क्या हूं? बायस्ड हूं साइकोलॉजिकली। समझा क्या? दैट कैन बी ब्रांड प्रेफरेंस ऑल्सो, दैट कैन बी साइकोलॉजिकल बायसनेस ऑल्सो। साइकोलॉजिकल बायसनेस कैन बी अनदर टाइप ऑल्सो। मैं आपको बोलता हूँ साइकोलॉजिकल बायसनेस क्या होता है। थिंकिंग और इल्यूजन को भी बोलते हैं साइकोलॉजिकल बायसनेस। व्हाट इज थिंकिंग और इल्यूजन? व्हाट इज थिंकिंग और इल्यूजन ऑफ पीपल? हायर द प्राइस, बेटर द क्वालिटी एंड देयरफॉर डिमांड इज मोर। अब ऐसा अगर साइकोलॉजी सबका रहेगा
तो उस केस में डिमांड घटने की जगह डिमांड बढ़ेगा. अंडरस्टूड? So that is again psychological biasness. So psychological biasness can be regarding brand preference, regarding illusion या thinking of people also. Then we have future expectations about price. अगर आपको लग रहा है कि कल से दाम बढ़ेगा तो तुम आज का डिमांड क्या कर देते हो? बढ़ा देते हो. बढ़ा देते हो ना. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब तेरा यस्टरडेज प्राइस x था और आज का प्राइस भी x है, तो यस्टरडे का डिमांड अगर तेरा y था तो आज का डिमांड तेरा y ही रहेगा. बट तुमने फ्यूचर प्राइस को पता था x प्लस समथिंग होने वाला है, इसलिए तुमने क्या कर दिया, y का डिमांड y प्लस समथिंग कर दिया. तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हुआ. समझा मैंने अभी क्या बोला? एक्स वाई. सबको समझा है? वेरी गुड. नेक्स्ट इज impulsive purchases. What is impulsive purchases? Without thinking worth of a commodity when you buy it, that is called impulsive purchase. कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीजों का वर्थ जाने बगैर उसे खरीद लेते हैं. लेदर, प्योर लेदर, पता नहीं है प्योर लेदर क्या है, अपन ने सोचा प्योर लेदर है, बाय कर लिया, जबकि वो प्योर लेदर नहीं था, रेजिन था. तो अब बोलो, ऐसे केस में ज्यादा दाम दे रहे हो आप और फिर भी बाय कर रहे हो, ये बन गया यार एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. करेक्ट? तो थिंकिंग या इल्यूजन ऑफ पीपल ऐसा रहेगा कि जब आपका इंपल्सिव परचेज ऐसा रहेगा कि जब आप बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो तो वो बन जाता है एक्सेप्शन. क्योंकि इवन एट हायर प्राइस यू बाय इट. इवन एट हायर प्राइस यू बाय इट. नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेशन ऑफ सेट्रिस पैरिबस. मतलब अजम्पशन अगर तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, कोई भी अजम्पशन अगर तुम्हारा ब्रेक हो रहा है तो वो बन जाएगा एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, इनकम बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ेगा ना. फिर आप समझ रहे हो मेरी बात को? इनकम बढ़ गया है मेरा, अब प्राइस बढ़ गया तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता. समझे? तो ये क्या बन जाएगा? एक्सेप्शन. मेरा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया बट दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस और ज्यादा बढ़ गया, तो इनफैक्ट मेरा डिमांड कम नहीं होगा, मेरा डिमांड बढ़ेगा. आप समझ रहे हो? कोई भी assumption जब ब्रेक हो जाता है तो वो एक्सेप्शन बन जाता है. अंडरस्टूड? यस. नाउ कमिंग टू रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व. आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके रीजंस क्या है? पहला रीजन आता है आपका इनकम इफेक्ट, जिसको बोलते हैं रियल इनकम इफेक्ट. और आगे लिख दो आप परचेजिंग पावर. क्या लिखोगे? परचेजिंग पावर. इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट, परचेजिंग पावर. दोस्तों, जब जब प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है आपका मनी का परचेजिंग पावर कम हो जाता है. जब जब प्राइस बढ़ता है तेरे इनकम का परचेजिंग पावर कम होता है. डू यू एग्री? इसीलिए तेरा डिमांड कम होता है. As simple as this. तो रिमेंबर, ये जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग इधर, पॉइंट नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं, भले इसका नाम इनकम इफेक्ट है बट इसमें इनकम चेंज नहीं होता, इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है. क्या बोला? फिर से बोलो. इनकम चेंज नहीं होता, इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है. चलो, एक चीज सस्ती हो गई, तुम्हारे इनकम का परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा. तुम्हारे 10 रुपए में पहले 5 चीजें आती थी, मतलब 2 रुपए की एक चीज थी. वही 2 रुपए की चीज जब 1 रुपए की हो जाएगी तो तुम्हारे वही 10 रुपए में 10 चीजें आएगी, इसलिए तेरा डिमांड बढ़ेगा. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. समझ गए सब लोग? यस. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलेंगे कि जब जब तुम्हारी चीजों का दाम बढ़ता है लोग तुम्हारा प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो कमोडिटी छोड़ दिया, उन्होंने सब्स्टिट्यूट बाय किया. समझे क्या? सपोज अपन टाटा टी है, टाटा टी का दाम बढ़ गया तो लोग क्या चाय पीना छोड़ देंगे? अरे लोगों ने चाय के दूसरे ब्रांड खरीदे या कॉफी पिया. अंडरस्टूड? इसीलिए हमारा डिमांड क्या हुआ? कम. या जब जब तुम्हारा दाम कम हुआ तो लोगों ने दूसरे गुड्स से तुम्हारे गुड्स पर आए. इवन दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इस वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ गया. तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से. समझे कि नहीं?
यस, सो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को मिलाकर एक नाम दिया गया है. यस, क्या नाम है बोलिए? प्राइस इफेक्ट बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट. लिखिए वहां पर प्राइस इफेक्ट. इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नथिंग बट प्राइस इफेक्ट. Then next is your law of DMU, diminishing marginal utility. इसको हम चैप्टर नेक्स्ट में देखेंगे. इसको चैप्टर 3 लिख दो आप. चैप्टर 3 में हम कवर करेंगे उसको, लॉ ऑफ DMU को. देन चेंजेस इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. या तो कंज्यूमर्स बढ़ेंगे या तो कंज्यूमर कम होंगे. 2 मिनट के लिए सोचते, कंज्यूमर बढ़ेंगे कब? तो एक पर्टिकुलर चीज का दाम कम होता है, तुम उसके कस्टमर नहीं थे क्योंकि तुम्हारे रेंज के बाहर था वो. जैसे ही उसका ऑफर आया तुमने उससे और ज्यादा बाय किया. मतलब और ज्यादा नहीं, तुमने पहली बार बाय किया. पहली बार बाय किया और उस कंपनी के तुम बन गए कस्टमर. इस वजह से उसका ओवरऑल डिमांड बढ़ा. फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू ब्रांड, पता है गर्ल्स? ठीक है, डब्ल्यू ब्रांड तुमने कभी नहीं खरीदा बिकॉज थोड़ा महंगा होता है. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. बट जैसे ही डब्ल्यू ब्रांड के प्राइसेस कम हुए तुमने बाय किया. बोलो तुम पहले कस्टमर थे क्या? नहीं. अब तुमने नए कस्टमर बोलकर एंट्री मारी, तो इसलिए डब्ल्यू ब्रांड का डिमांड बढ़ गया. H&M ब्रांड पहले नहीं खरीदते थे, प्राइस बहुत ज्यादा था. ज़ारा पहले नहीं खरीदते थे, प्राइस बहुत ज्यादा था. अब ये सब खरीदने लगे क्योंकि प्राइसेस कम हो गए. तो बाय डिफॉल्ट तुम उस कंपनी के कस्टमर बने और तुम्हारा कंपनी का डिमांड बढ़ गया. गॉट इट? तो ये होता है चेंज इन नंबर ऑफ कस्टमर. अब रिवर्स जाते हैं. एक ज़ारा ब्रांड है जो तुम खरीदते थे पहले, अब ज़ारा ब्रांड कुछ ज्यादा ही कॉस्टली हो गया. तुम बोलेगे कोई बात नहीं, हम H&M खरीदेंगे, ज़ारा नहीं खरीदेंगे. और तुम जो पहले कस्टमर थे, प्राइस बढ़ने की वजह से तुम कस्टमर नहीं रहे. तो बाय डिफॉल्ट इसमें नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो गया? कम, और डिमांड भी कम. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो या तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे या तो नंबर ऑफ कस्टमर घटेंगे. डिपेंड्स, प्राइस घटा है या प्राइस बढ़ा है. लास्ट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी. एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं मिल्क. मल्टीपल यूजेस है मिल्क के. अब मिल्क का दाम अगर बढ़ जाए तो तुम मिल्क के इतने सारे यूजेस में से अननेसेसरी यूजेस को कट कर सकते हो, कुछ यूजेस को कम कर सकते हो. उससे तुम्हारा ओवरऑल डिमांड मिल्क का कम हो जाएगा. करेक्ट? मिल्क से स्वीट बनता है, कर्ड बनता है. मिल्क से तो मिल्क बन सकता है, टी बन सकता है, कॉफी बन सकता है. तुमने सोचा कि मिल्क इतना महंगा हो गया तो एक काम करते हैं, स्वीट कैंसिल. राइट? तुम बोलोगे दही भी हफ्ते में 4-5 बार की जगह 2 बार. तो ये क्या कर रहे हो तुम? डिफरेंट यूजेस वाली कमोडिटी के अननेसेसरी यूजेस को कम कर रहे हो. उससे उसका ओवरऑल डिमांड कम हो रहा है. लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है. समझे? बट पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं. पेट्रोल का यूज ही एक है, व्हीकल में फिल करना है, जाना है. अब बोलो पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद में तुम पेट्रोल का डिमांड ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसके यूजेस ही कम है. समझे? उसके अननेसेसरी यूजेस को कट करने का सवाल ही नहीं आता. समझे क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? नजदीक जाने के लिए जो तुम व्हीकल यूज कर सकते थे वो यूज नहीं करोगे. उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे तुम. 4-4, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल नहीं जाओगे तुम. समझे? बाजू के गली में गाड़ी लेके नहीं जाओगे. इन शॉर्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दैट्स डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी. जिसका यूजेस ज्यादा उसमें लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा काम करता है, इसका मतलब. नाउ फ्रेंड्स, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हमने ऑलरेडी कवर किया था. कब होता है बोलिए एक्सपांशन ऑफ डिमांड? जब मेन गुड्स का प्राइस कम होता है, अदर फैक्टर्स नहीं चलेगा. करेक्ट? बोलो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब मेन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तब मेन गुड्स का डिमांड कम होता है. उसको हम 2 शब्द यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या तो डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. एक्सपेंशन के लिए भी 2 शब्द है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. होप याद है आपको. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है फिर? जब अदर फैक्टर्स की वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ता है तो उसे इंक्रीज इन डिमांड बोलने का,
और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से तुम्हारा डिमांड घटता है तो उसे डिक्रीज इन डिमांड बोलने का। आपको याद है डायग्रामेटिकली क्या होता है? आप सबको याद है डायग्रामेटिकली क्या होता है? एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त डायग्रामेटिकली देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होता है। अगर एक्सपांशन रहेगा तो नीचे की तरफ जाएगा वो, और कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा वो। सेम डिमांड कर्व पे, आई विल शो यू द डायग्राम आल्सो। ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व था। सपोज ये प्राइस था और ये क्वांटिटी था, और प्राइस अभी कम हो गया तो क्वांटिटी बढ़ेगा। आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व? यू आर गेटिंग अ न्यू डिमांड कर्व। आई कैन नॉट सी दैट, नो ऑब्वियसली नॉट। ये नया डिमांड कर्व है। ओरिजिनली यही डिमांड कर्व था, आप बस पॉइंट ए पे थे, अभी आप पॉइंट बी पर आ गए। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, समझा क्या? बट जब अदर फैक्टर्स की वजह से आपका डिमांड चेंज होता है तो उस वक्त अगर ये प्राइस था और ये क्वांटिटी था तो अब प्राइस वही है, बस क्वांटिटी बढ़ गया है। प्राइस वही है, बस क्वांटिटी बढ़ गया है। इसका मतलब नया डिमांड का ये आ जाएगा ना, समझा कि नहीं? नया डिमांड का विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आर यू गेटिंग अ न्यू डिमांड का? यस। कैन यू सी देयर इज अ नो चेंज इन प्राइस? यहां पर प्राइस चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? यस। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये होता है प्राइस ऑफ मेन गुड्स की वजह से, और ये होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस ऑफ मेन गुड्स की वजह से एंड अदर फैक्टर्स की वजह से, समझा क्या? डन? आगे बढ़े। आई होप इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपांशन पता है आपको। बोलिए, इंक्रीज इन डिमांड किसकी वजह से होगा? अदर फैक्टर नहीं, मेरे को स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए। अभी इंक्रीज इन डिमांड बोल रहा हूं ना, मैं भी तो स्पेसिफिक पूछ रहा हूं आपको। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, वाह वाह वाह, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो तेरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। कम क्यों होगा भाई? बढ़ेगा ना। वाई गुड्स का प्राइस बढ़ा तो वाई गुड्स के कस्टमर वाई को छोड़कर हमारे पास आएंगे। हम कौन है? एक्स। गुड एक्स है हम, समझे क्या? तो जब वाई नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? एक्स चाहिए। समझ रहे हैं क्या तुम लोग? अगर सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो, सॉरी कम हो गया तो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया तो अपने गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सस्ते हो गए तो मेन गुड्स को यूज करना सस्ता हो जाएगा ना, इसलिए इंक्रीज इन डिमांड होगा। कैन वी कॉल दिस एज एक्सपांशन? नो, इट इज अदर फैक्टर। इनकम बढ़ गया, तेरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा लग रहा है लोगों को, तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा। ये सब इंक्रीज इन डिमांड होता है। इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अंडरस्टूड? और एक्सपांशन इज प्योरली ड्यू टू प्राइस ऑफ मेन गुड्स डिक्रीज होने के वक्त, तब एक्सपांशन होता है। करेक्ट? तो यहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर मूवमेंट होगा, यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यहां पर मूव राइट और डाउनवर्ड बोलेंगे अपन लोग। मूव राइट और डाउनवर्ड, समझा क्या? ये देखो ना, राइट और डाउनवर्ड जा रहे हैं अपन, और यहां पर मूवमेंट शिफ्ट इन राइट साइड आ रहा है, समझे क्या नहीं? तो ये शिफ्ट टू राइट साइड है, और ये मूवमेंट राइट की तरफ डाउनवर्ड है,
समझा क्या? तो ये एक्सपेंशन के वक्त होता है और ये इंक्रीज इन डिमांड के वक्त होता है, करेक्ट? देन the reason here is other than price, and here the reason is fall in the price. Increase in demand is defined as the rise in the demand at the same price. Do you understand? At the क्या लिखा है? Same price. Whereas यहाँ पर क्या लिखा है? Due to fall in the price. तो एक जगह प्राइस फॉल हो रहा है, एक जगह प्राइस सेम है. जेपिंग अच्छा लग रहा है, समझ रहा है इजीली? नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो सुना ही होगा आप सबने. क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अच्छा, एक सेंटेंस बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनिए. लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स? लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. फॉल्स या ट्रू? मुझे सबका आंसर चाहिए. लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. फॉल्स है ये, फॉल्स है ये. Law of demand is a qualitative statement because it talks about human behavior. जब जब प्राइस बढ़ेगा तेरा डिमांड तू कम करेगा, ये तेरा क्वालिटी है. तो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बन गया लॉ ऑफ डिमांड. बट क्वांटिटेटिव क्यों नहीं है सर? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जब जब प्राइस बढ़ेगा तो कितने से डिमांड कम होगा नहीं बताता है. समझ में आ रहा है आपको? वो कौन बताता है तुमको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. वो कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ मेन गुड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? बट डिग्री का मतलब होता है परसेंटेज. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन एनी डिटरमिनेंट बोल रहे, क्योंकि अपन प्राइस लिखे नहीं है इधर. अगर प्राइस लिखेंगे ना, प्राइस लिखेंगे ना स्पेसिफिकली इधर प्राइस, तो यहां पर आ जाएगा प्राइस ऑफ मेन गुड्स. समझा? और अगर इधर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की जगह इनकम इलास्टिसिटी लिख देंगे, जिसको EY बोलते हैं या EI भी बोलते हैं, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी वर्ड हट जाएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. समझा कि नहीं? अगर इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बनाना है, क्रॉस इलास्टिसिटी जिसको EC बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स. अदर रिलेटेड गुड्स में कितने गुड्स आएंगे? 2. सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट. समझे? एंड लास्ट में अगर ये एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फर्म्स स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट आएगा. समझा कि नहीं? अच्छा, एक नॉर्मल रूल समझ लो आप, मैथमेटिक्स का नॉर्मल रूल जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, भूलना भी नहीं है. ठीक है? कोई भी फॉर्मूला ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पढ़ना चाहिए. कोई भी फॉर्मूला डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पढ़ना चाहिए. तो ये फॉर्मूला क्या दिखा रहा है तुम्हें? बोलिए स्क्रीन की तरफ देखकर. जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तो उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा. समझा कि नहीं? क्या बोला? फिर से बोलिए. जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा उसकी वजह से कितना परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ले लेते. आप कट करके मत लिखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. यहां पे क्या बन जाएगा? ये ईपी बन जाएगा ना. क्या बन जाएगा? मतलब क्या? प्राइस इलास्टिसिटी बन जाएगा ये, करेक्ट? तो यहां पर अगर 10% है, यहां पर अगर 25% है, तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 2.5 टाइम्स आएगा. 2.5 टाइम्स में आएगा. व्हाट इज 2.5 टाइम्स का आंसर? एवरी 1% चेंज इन प्राइस इज चेंजिंग योर क्वांटिटी डिमांडेड बाय 2.5%. इसीलिए तो 10% के लिए 25 हो रहा है. एवरी 1 के लिए 2.5, इसलिए तो 10 के लिए 25.
झेप रहा है क्या, कुछ समझ रहा है क्या? एवरी 1% के लिए 2.5%, तो 10 के लिए कितना होगा? 25% होगा ना? यस, आर यू झेपिंग? यहां पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितने होती है? 4। प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजमेंट। कितने टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी, कितने टाइप के इलास्टिसिटीज है? इलास्टिसिटी कितने टाइप के? 5 टाइप के। कौन से 5 टाइप है? अरे इलास्टिसिटी कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के। प्राइस, इनकम, क्रॉस एंड एडवर्टाइजमेंट। पहला जो टाइप है प्राइस, उसमें ये पांच टाइप आते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला टाइप आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। व्हाट इज द वैल्यू हियर? E is equal to 0. What is the meaning of E is equal to 0? With change in price, there is no change in quantity demanded. मतलब तेरा प्राइस 10% से चेंज हुआ बट तेरा डिमांड कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अभी वाला फॉर्मूला यूज करके देखिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 0% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस सपोज 10%। अब बताइए आंसर क्या आएगा? 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए तो इसका आंसर आ रहा है 0। समझा कि नहीं? इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है परफेक्टली इलास्टिक, लास्ट वाला। इसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट आती है। ये क्या बोलता है? देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ नो चेंज इन प्राइस। तो सपोज तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है 10% से, तुम्हारा प्राइस चेंज हुआ 0% से। बोलिए 10/0 कितना होगा? 0 मत बोलो, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या? इनफाइनाइट। झेपा? समझा? यस। रिलेटिवली इनइलास्टिक क्या होता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस के मुकाबले डिमांड का चेंज है मगर कम है, मगर कम है। कम है मतलब क्या? प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड का चेंज कम है। लेट्स से प्राइस चेंज हुआ 10% से, डिमांड चेंज हुआ 5% से। बोलो क्या आंसर आएगा? प्राइस चेंज हुआ 10% से, डिमांड चेंज हुआ 5% से, आंसर कितना आएगा? 0.5। 0.5 0 से ज्यादा है मगर 1 से कम है। दुनिया का कोई भी न्यूमरेटर अगर कम है और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो आंसर 0 से ज्यादा मगर 1 से कम आएगा। दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। मतलब जब प्राइस का चेंज हो रहा है तो उसके मुकाबले डिमांड का चेंज कम हो रहा है। प्राइस का जब चेंज हो रहा है तो डिमांड का चेंज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझे कि नहीं कुछ? So suppose that's relatively inelastic for you. What about relatively elastic? What about relatively elastic? क्या होगा दोस्तों relatively elastic के केस में? बोलिए। रिलेटिवली इलास्टिक के केस में क्या होगा? डिमांड का चेंज ज्यादा होगा, प्राइस का चेंज कम होगा। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली? कंपैरेटिवली। किसके साथ कंपैरिजन करना है? प्राइस के साथ। और रिजल्ट किस पर देखना है? डिमांड पर। अब अगर रिलेटिवली इलास्टिक लिखा है तो डिमांड का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा तो डिमांड का इफेक्ट कम रहेगा। एज सिंपल एज दिस। तो ऐसे केस में अगर मैं रिलेटिवली इलास्टिक का एग्जांपल बनाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? 10% चेंज इन प्राइस हुआ है बट 25% चेंज इन डिमांड हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.5। 2.5 1 से ज्यादा है, इनफिनिट से कम है। समझे? यूनिटरी इलास्टिक नाम से समझ रहा है, यूनी मतलब इक्वल। तो फिर यहां पर प्राइस का चेंज अगर 10% से तो डिमांड का चेंज भी 10% रहेगा। आंसर आपका एग्जैक्ट 1 आएगा। दैट्स कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। कितने टाइप के प्राइस इलास्टिसिटीज है? 5 टाइप के। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। समझ गए? रैंडमली पूछूं? ब्लैंक पेज सामने रखते हैं, रैंडमली पूछता हूं मैं।
व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक गाइस? डिमांड का चेंज ज्यादा प्राइस के मुकाबले. व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक? डिमांड का चेंज कुछ नहीं, कुछ नहीं है, जीरो, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं उसको. व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक? डिमांड का चेंज, रिलेटिवली इलास्टिक बोला मैंने, डिमांड का चेंज ज्यादा होगा. रिलेटिवली इलास्टिक ज्यादा होगा. एक काम करो, कॉज इफेक्ट समझता? अच्छा, इज दिस मटेरियल इलास्टिक? ये इलास्टिक है? नहीं है, बराबर ना. पेन है भाई, पेन, रबर बैंड है क्या ये? तो फिर ये अगर मैं जोर लगा रहा हूं तो भी कुछ शेप में चेंज हो रहा है क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? परफेक्टली इन इलास्टिक. कॉज है क्या? यस, मेहनत कर रहा हूं मैं. इफेक्ट है क्या? नहीं. कुछ समझा? अब ऐसे सेम सोचो, प्राइस में चेंज हो रहा है क्या? यस, मगर डिमांड में चेंज नहीं है. क्या बुलाओगे? परफेक्टली इन इलास्टिक. समझा? एक आधा चीज इलास्टिक रहेगा तो अपन थोड़ा भी जोर लगाएंगे तो एकदम ज्यादा हो जाएगा वो. ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि तुमने थोड़ा जोर लगाया 10% का तो चेंज इन शेप 20-25% का हो गया. वैसे ही सेम प्राइस में चेंज कितने का है? 10%. कॉज इफेक्ट कितने का आ रहा है? चेंज इन डिमांड कितने का हुआ? 20, 25, 30. तो रिलेटिवली क्या बनेगा? ये इलास्टिक. व्हाट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक? तुम जोर लगा रहे हो बहुत ज्यादा मगर शेप चेंज थोड़ा ही हो रहा है. तुमको मैं पूछ रहा हूं वो इलास्टिक है क्या? आप बोलोगे हाँ मगर कम इलास्टिक है. उसको क्या बुलाते हैं? रिलेटिवली इन इलास्टिक. यहां पर भी ऐसी हो रहा है, प्राइस का चेंज तुम 25-30% कर रहे हो, डिमांड में चेंज 10% हो रहा है. रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा ये. यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल चेंज. इज दिस क्लियर? तो ये थे आपके इलास्टिसिटीज. इलास्टिसिटी के अभी जो अपन ने बोले थे वो सब यहाँ पर क्या बोलते हैं टाइप्स हमने कवर किए. अब हम मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पे बात करेंगे. इलास्टिसिटी मेजर करने के कितने तरीके? 3. पहला है पॉइंट, दूसरा है आर्क, और तीसरा है आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड. रिमेंबर, पॉइंट और आर्क जो है तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी देगा. क्या होता है सर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी? एग्जैक्ट आंसर देगा. 0.85, 1.92, ये क्या है? एग्जैक्ट आंसर है. क्या बोलोगे आप इसको? कोएफिशिएंट्स. मगर टोटल आउटले मेथड तुझे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं देगा, तुझे सिर्फ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा वो, कि तेरा डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक है कि यूनिटरी है. टाइप ऑफ इलास्टिसिटी बताएगा. कौन सा मेथड? टोटल आउटले मेथड. तो टोटल आउटले मेथड जहां लिखा है वहां पर आप लिख दो, it shows only type of elasticity. It shows only type of elasticity. It shows only types of elasticity. यहां क्या लिखोगे? It gives coefficient of elasticity. यहां पर भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा. आई बात समझ में? तो यहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो 2 फॉर्मूले है, रादर 3 फॉर्मूले है इसके. पहला फॉर्मूला देख लो आप अच्छे से, P1 अपॉन Q1 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस. Q2 माइनस Q1 चेंज इन क्वांटिटी, P2 minus P1 change in price. What is the second formula? P1 by Q1, वहां पर भी था P1 by Q1 into dQ by dP. What is dQ by dP? Derivative of quantity with respect to derivative of price. वही derivative maths वाला. Because quantity is deriving its value from price. मुझे एक बात बोलो, कोई भी चीज का डिमांड किससे आ रहा है? उसके प्राइस से आ रहा है. डेरिवेटिव वर्ड पता है सबको? एनीथिंग विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर थिंग उसको बोलते हैं डेरिवेटिव. करेक्ट है एवरीवन?
तो अपन बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मॉम डैड के गुण हैं, बोलते कि नहीं? तो कैन वी से यू आर डिराइविंग दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स, इवन दैट इज डेरिवेटिव। वैसे यहां पर क्वांटिटी कहां से आ रहा है? प्राइस से आ रहा है। सो क्वांटिटी इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्राइस। आई होप यू गॉट द लॉजिक। इसलिए उसको डी क्यू बाय डीपी बोलते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले दोनों भी कहां से आए? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से आए। अगर वो फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करूंगा तो ये आंसर आएगा मेरे पास। ठीक है, एंड तीसरा फॉर्मूला ये वाला है। मैंने बोला ना आपको 3 फॉर्मूले से, तो तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्या होता है ये देखिए अभी तक। सपोज एक डिमांड कर्व है जो टचिंग बोथ द एक्सेस है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि लोअर और अपर सेगमेंट इक्वल है ना। अगर वो मिड पॉइंट है मतलब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट की वैल्यू सेम है। इधर इसका इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट बड़ा आ गया और अपर सेगमेंट छोटा आ गया। तो बड़ा वैल्यू बाय छोटा वैल्यू, कोई भी नंबर ले लो, 6/3, ऑब्वियसली आंसर 2 आएगा। 2 इज ग्रेटर देन 1। समझा कि नहीं? इधर इलास्टिसिटी का वैल्यू इनफिनिट आएगा, बिकॉज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, तो अपर सेगमेंट 0 है और लोअर सेगमेंट का कोई ना कोई वैल्यू है। तो एनी वैल्यू बाय 0 क्या आएगा आंसर? इनफिनिट। समझ रहा है क्या? और अगर इधर लिखेंगे तो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट कम है और अपर सेगमेंट ज्यादा है। तो कम वैल्यू बाय ज्यादा वैल्यू करके देख लो कैलसी पर, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। और अगर मैं सबसे नीचे जाऊं तो इलास्टिसिटी का वैल्यू 0 आएगा, बिकॉज लोअर सेगमेंट इटसेल्फ इज 0। तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। जेपा, अब क्वेश्चन ये आता है कि लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट क्यों लिया सर आपने, अपर बाय लोअर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब तुम इलास्टिसिटी मेजर करते हो तब तुम क्वांटिटी पे इफेक्ट देखते हो ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो व्हाट वी आर स्टडिंग? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। तो लोअर बाय अपर ही आएगा ना। समझा कि नहीं सब लोगों को? यस, एवरी फॉर्मूला हैज अ लॉजिक एंड देयरफॉर एवरी कंसेप्ट हैज सम पॉइंट। सबको समझा? कितने फॉर्मूले हैं? 3। पहला लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, दूसरा P1 बाय Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, तीसरा P1 बाय Q1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। डोंट वरी, इस सब पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आर्क इलास्टिसिटी पर। पहले आर्क का लॉजिक समझ लो, फिर हम जाएंगे उस पॉइंट पर, उस कंसेप्ट पर। आप सबको पता है यहां पर क्वांटिटी और यहां पर प्राइस है। ये आपका डिमांड का है सपोज, तो आर्क क्या बोलता है? ये प्राइस, ये क्वांटिटी। प्राइस सपोज घट गया, क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो ये न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि यू हैव टू मेजर द इलास्टिसिटी बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच तुमको इलास्टिसिटी मेजर करनी है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं आर्क। ज्योमेट्री में इसको क्या बोलते हैं? आर्क। 2 पॉइंट के बीच वाला जो आता है उसको आर्क बोलते हैं। तो आर्क मेथड कब यूज होता है? व्हेन देयर इज मोर चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ज्यादा चेंज है, प्राइस और क्वांटिटी में चेंज कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। तो कौन सा मेथड यूज होगा? आर्क। जब प्राइस और क्वांटिटी में चेंज ही कम होता है तो उसको तब यूज करते हैं पॉइंट मेथड। यहां पर यूज होगा आर्क मेथड। एवरीवन, अब आर्क मेथड बोलता है फॉर्मूला इज P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू चेंज इन क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस Q1 अपॉन चेंज इन प्राइस मतलब P2 माइनस P1। दिस इज द फॉर्मूला, द ओनली फॉर्मूला फॉर आर्क मेथड। अरे सर ये तो बिल्कुल पॉइंट जैसा दिख रहा है सर, पॉइंट में भी लगभग ऐसा ही देखा था अपन ने।
पॉइंट में और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें P1 के साथ प्लस P2 डाल दिया और नीचे Q1 के साथ प्लस Q2 डाल दिया। तो एक्चुअली आर्क मेथड क्या करता है, एवरेज को बेस लेता है, इसलिए सिर्फ P1 नहीं आता उधर, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 आता है। ओके, और क्वांटिटी के वक्त भी सिर्फ Q1 को बेस नहीं लेता, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 को बेस लेता है, और वो दोनों जगह डिवाइड बाय 2 इसलिए दोनों कैंसिल होकर सिर्फ P1 प्लस P2 एंड Q1 प्लस Q2 बचता है। समझा? समझा तो ठीक, नहीं समझा तो ज्यादा लोड मत लो। सिंपल बात है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सपोज क्वांटिटी का देखना है तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 बोलते हैं आप, करेक्ट? अब ये पॉइंट मेथड के वक्त ठीक है, मगर आर्क वाला क्या बोलता है कि तुमने Q1 को ही बेस क्यों लिया, Q2 को क्यों नहीं बेस लिया? तो अपन Q2 और Q1 के एवरेज को बेस लेते हैं, क्योंकि अगर उधर Q2 लेते थे तो वो बोलता था Q1 क्यों नहीं लिया। समझा कि नहीं? क्योंकि आर्क मेथड क्या कर रहा है, ए और बी के बीच का इलास्टिसिटी निकाल रहा है, सिर्फ ए पे नहीं या सिर्फ बी पे नहीं निकाल रहा है। समझा? इस वजह से ये क्वांटिटी का चेंज आता है, और इसी के जैसा परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है, जिसके लिए यहां पर क्या आएगा, P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू 100। बट ये बोलेगा P1 क्यों लिया, P2 लेंगे तो बोलेगा P2 क्यों लिया। अपन एवरेज लेंगे P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और लास्ट में इसको इंटू 100 कर देंगे, तो ये बन जाएगा नॉर्मल फॉर्मूले का मॉडिफाइड वर्जन। अब इसमें क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर अपना फॉर्मूला डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट न्यूमरेटर बनेगा P1 प्लस P2, ये ओरिजिनल डिनोमिनेटर यहाँ पर Q1 प्लस Q2 इनटू करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आए, और ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। समझा कि नहीं एवरीवन? वैसे भी ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, तो टेंशन मत लो कि फॉर्मूले के डेरिवेशन भी सीखना है। सीख गए तो अच्छा है, नहीं सीखे तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन तो आ नहीं सकता। बट एक सिंपल सी बात है, पॉइंट मेथड क्या कर रहा है, P1 को बेस ले रहा है, और आर्क मेथड क्या कर रहा है, दोनों के एवरेज को बेस ले रहा है। समझे? इसलिए देखिए आर्क का फॉर्मूला P1 प्लस P2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 इनटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। समझे कि नहीं? यस। तो ये था आपका आर्क मेथड का लॉजिक। यहां पर मैंने आपको बताया था आउटले। आउटले मेथड क्या होता है दोस्तों? आउटले का मतलब क्या होता है? अरे आउटले का मतलब क्या होता है? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटले? आउटले का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। लिखो उधर, आउटले का मतलब लिखो उधर एक्सपेंडिचर। तो आउटले मेथड किस पर फोकस कर रहा है? आपके एक्सपेंडिचर पर फोकस कर रहा है। और आउटले मेथड को सबसे आसान तरीके से समझना है तो देखिए एक बात, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है और उसकी वजह से तुम्हारा एक्सपेंडिचर, उस चीज पर होने वाला खर्चा अगर कम होता है, तो प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, इलास्टिसिटी फिर ज्यादा रहेगी। अगर प्राइस घट गया जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो अभी भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के वक्त तुम्हारा इलास्टिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। समझे? ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने आपको। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा दोस्तों? अगर प्राइस बढ़ा और तुम्हारा होने वाला एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन, ई विल बी लेस देन 1। ई विल बी लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर एक प्राइस घटने की वजह से एक्सपेंडिचर
घट गया। सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों के वक्त तुम्हारा इलास्टिसिटी वैल्यू लेस देन 1 होगा। मतलब पहला वाला पार्ट रिलेटिवली इलास्टिक तो दूसरा वाला पार्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा। एवरीवन समझ में आ रही है बात? लास्ट केस दोस्तों आउटले मेथड में प्राइस बढ़ा या प्राइस घटा, कुछ भी हो, अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर उस चीज पर होने वाला खर्चा सेम है, तो जितने से प्राइस चेंज हुआ तूने तेरे डिमांड को एग्जैक्टली उतने से ही एडजस्ट कर लिया, इसलिए तेरा खर्चा सेम है, मतलब तेरा इलास्टिसिटी वैल्यू 1 है। याद रहेगा क्या दोस्तों? सो प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन, बोलते जाओ, प्राइस एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन E greater than 1, price expenditure same direction E less than 1, price expenditure has no concern because expenditure is same, E is equal to 1. अंडरस्टूड? तो ये आपका आउटले मेथड का लॉजिक है जो यहां लिखा हुआ है, E is equal to 1, E greater than 1, E less than 1. बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? अपन ने फॉर्मूला ऑलरेडी ओरली बोला था, याद होगा तो आपको। एक बार विदाउट देके बोलेंगे, बोलिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी वर्ड हटा दिया, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर और हाउस होल्ड। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है कि मेरा अगर इनकम, तुम्हारा और मेरा इनकम अगर 10% से बढ़ता है और अगर उसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज पे होने वाला खर्च, सॉरी उस पर्टिकुलर चीज का डिमांड अगर 20% से बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है अपना इनकम इलास्टिसिटी 2 टाइम्स है, क्योंकि इनकम कितने से बढ़ा 10% और उसकी वजह से डिमांड कितने से बढ़ा 20%। समझ में आ रहा है कुछ? तो फिर ये बन गया आपके लिए E इज इक्वल टू 2 टाइम्स, बट ये E इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नहीं है, ये इनकम इलास्टिसिटी है। एक बात ध्यान से सुनिए सब लोग, अभी कुछ देर पहले अपन इनकम इफेक्ट की बात कर रहे थे, रियल इनकम इफेक्ट की बात कर रहे थे। उस इनकम इफेक्ट में और रियल इनकम इफेक्ट में अपन एक सेंटेंस रिपीट किया था, क्या था वो? इनकम चेंज नहीं होता, उस इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है, बोला था। यहां पर इनकम इलास्टिसिटी में इनकम चेंज होता है, क्योंकि क्या लिखा है वहां पे, डिनोमिनेटर पढ़ो, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। आ रहा है समझ में बात? तो तेरा इनकम चेंज होगा तो तेरा डिमांड कितने से चेंज होगा, कौन मेजर कर रहा है? इनकम इलास्टिसिटी। मगर प्राइस चेंज होने की वजह से इनकम का परचेजिंग पावर चेंज हो रहा है, ये कौन देख रहा है? इनकम इफेक्ट, रियल इनकम इफेक्ट। आई होप सबको समझा है। सो वर्ड थोड़े सिमिलर है इसलिए मैं जानबूझ के बता रहा हूं, इनकम इफेक्ट अलग होता है और इनकम इलास्टिसिटी अलग होता है। इनकम इफेक्ट में तुम्हारी प्राइस चेंजिंग की वजह से तुम्हारा इनकम का परचेजिंग पावर चेंज होता है, इनकम नहीं चेंज होता है। मगर इनकम इलास्टिसिटी में तुम्हारा इनकम चेंज होता है, और उस इनकम इलास्टिसिटी में आप देखते हो कि आपका इनकम चेंज होने के बाद आपका डिमांड कितना चेंज हो रहा है। बोलिए एक बार ये सेंटेंस, इनकम चेंज होने के बाद डिमांड कितने से चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड और कंज्यूमर, व्हाटएवर। ठीक है, तो जैसे वहां पर आप जनरली बोल रहे थे P1 बाय Q1 बोल रहे थे ना आप इनकम मेथड में, सॉरी आपके पॉइंट मेथड में आप क्या बोल रहे थे? P1 बाय Q1 इनटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस बोल रहे थे ना आप लोग। कैन यू मॉडिफाई दिस फॉर्मूला एंड मेक इट फॉर इनकम इलास्टिसिटी? इनकम बाय क्वांटिटी इनटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम,
झेपा? कुछ नहीं किया मैंने, प्राइस प्राइस की जगह वाई वाई डाल दिया, मतलब इनकम इनकम डाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर यही फॉर्मूला आपका आर्क इलास्टिसिटी का होता तो यहां पर आता था P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2 इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। करेक्ट? इसी को आप बना दो इनकम इलास्टिसिटी, y1 प्लस y2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन y2 माइनस y1। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैजिक नहीं है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से चेंज करके लिख दिया। प्राइस प्राइस जहां था ना वहां इनकम इनकम आ गया बस, तो बन गया प्राइस इलास्टिसिटी की जगह इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। गॉट इट? तो इनकम इलास्टिसिटी कुछ गुड्स का ग्रेटर देन 1 होता है, कुछ गुड्स का लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, और कुछ गुड्स का विद इन रेंज होता है, 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक है? जनरली कौन से गुड्स होते हैं ऐसे, ध्यान से सुनो, नेगेटिव कौन से गुड्स में आता है? नेगेटिव मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन। मेरा इनकम बढ़ने के बाद मेरा डिमांड क्यों घटता है? क्योंकि गुड्स इंफीरियर है, क्योंकि गुड्स इंफीरियर है। तो आप समझ गए आपको इंफीरियर के सामने नेगेटिव क्यों लिखा है? बिकॉज इंफीरियर गुड्स के हद तक इनकम बढ़ने के बाद डिमांड कम होता है, अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं। करेक्ट? लिखना है तो लिख दीजिए, y1 अगर सॉरी y अगर बढ़ा, y अगर बढ़ता है आपका डिमांड क्या होता है? घटता है। तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ये नेगेटिव रिलेशनशिप बन गया, मतलब ई का वैल्यू 0 से कम है। 0 से कम होना मतलब नेगेटिव होना ना, नंबर स्केल आता ना अपने को, नंबर स्केल बचपन में सीखा रहेगा ना, 0 से कम मतलब नेगेटिव। अगर लग्जरियस गुड्स है तो इनकम बढ़ने के बाद लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए यहां पर लिखा है ई ग्रेटर देन 1। ये गुड्स की हद तक भी इनकम बढ़ने के बाद तेरा डिमांड बढ़ता ही है, लिखो मत 2 मीटर को, मगर ज्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 बोला है। तो अब कहना से सुपीरियर गुड्स की हद तक चेंज इन डिमांड ज्यादा है और नॉर्मल गुड्स की हद तक चेंज इन इनकम ज्यादा है। समझा कि नहीं एवरीवन? सुपीरियर गुड्स की हद तक इनकम चेंज कम हुआ तो भी डिमांड का चेंज ज्यादा होता है, क्योंकि आपका इनकम बढ़ते साथ ही आप पहला खर्चा सुपीरियर गुड्स पे करते हो। मगर नॉर्मल गुड्स की हद तक आपका इनकम बढ़ने के बाद आपका डिमांड थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता। आ रहा है क्या समझ में? चलो 2 मिनट के लिए खुद सोचो, आप 1 लाख रुपए से आपका इनकम बढ़ गया, आप क्या करोगे? घर में 2 पंखे एक्स्ट्रा लगाओगे कि एसी लगाओगे? एसी लगाओगे। इनकम बढ़ने के बाद तेरा डिमांड किसका ज्यादा बढ़ा? लग्जरी गुड्स का बढ़ा। समझे? और थोड़ा बहुत पंखा वगैरह एक आधा एक्स्ट्रा लगाना होगा तो कहीं पे लगा देंगे, बट मेनली लग्जरी पे ज्यादा खर्च करेंगे। इनकम बढ़ने के बाद लग्जरी गुड्स का डिमांड ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ई ग्रेटर देन 1 आता है। याद रहेगा क्या? As far as the cross elasticity is concerned, all of you know this, but still write it. All of you know this, but still write it. Cross elasticity के हद तक क्रॉस इलास्टिसिटी के हद तक दोस्तों क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? अगर गुड्स नॉट रिलेटेड है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? और अगर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो कैसा रहेगा क्रॉस इलास्टिसिटी? बोलिए, ट्राई कीजिए, कम ऑन। क्रॉस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कैसे याद रखने का? ध्यान से सुनो।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर घटा तो तेरे गुड्स का डिमांड, मेन गुड्स का डिमांड बढ़ता है। यू नो दैट। सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट, तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव आएगा, ऐसा लिखिए, इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, बोलिए। सब्सटीट्यूट गुड्स की हद तक, मेन आपका सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा तो आपके मेन गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग उसको छोड़कर तेरे पास आएंगे। तो फिर ये क्या हुआ? पॉजिटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। उसका प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड तेरा बढ़ रहा है। करेक्ट? व्हाट अबाउट नॉट रिलेटेड गुड्स? जीरो। भाई किसी और चीज का दाम बढ़ा, पेट्रोल का डिमांड सॉरी प्राइस बढ़ा पेट्रोल का, एसी का डिमांड क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और एसी कनेक्टेड नहीं है, तो जीरो इलास्टिसिटी। समझे? और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर रहेगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर रहेगा, तो जैसे ये पॉजिटिव, सॉरी यहां पर आपने पॉजिटिव लिखा था, याद है? सब्स्टिट्यूट, सिर्फ सब्स्टिट्यूट रहेगा तो पॉजिटिव है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा तो इनफाइनाइट आएगा। क्यों सर? व्हाट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गाइज? व्हाट इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? दोनों गुड्स बिल्कुल बिल्कुल सेम है, तो आप मुझे बताइए ना, इस केस में क्या होगा? सॉरी सॉरी सर, टाइम ही नहीं देखा सर। नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, एक मिनट सर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? एक का दाम अगर गिरा तो तुम ये गुड्स को कंप्लीटली छोड़कर उधर चले जाओगे, क्योंकि दो गुड्स बिल्कुल बिल्कुल सेम है। समझा? तो यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट। सबके सब कस्टमर चले जाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये 4 पॉइंट लिख दिए आपने। लेट्स क्लोज हियर एंड सी यू टुमारो गाइस। पॉइंट्स याद रखना, 43 तक पढ़ना है आपको। बाय बाय। नहीं मेरा